नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के पावर सेक्टर में आने वाली एक बहुत बड़ी क्रांति के बारे में। एक ऐसा बदलाव जो हमारी बिजली की दुनिया को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। इसका नाम है इंडिया एनर्जी स्टैक। और हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये नाम आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये भारत की अगली डिजिटल क्रांति हो सकती है और इसे समझना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। आपको याद है, कुछ साल पहले तक ऑनलाइन पेमेंट्स करना कितना मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। फिर आया यूपीआई और सब कुछ बदल गया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एकदम सिंपल, इंस्टेंट और हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम यही यूपीआई वाला मैजिक, यही ट्रांसफॉर्मेटिव पावर भारत के एनर्जी सेक्टर में भी ला सकते हैं? तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि ये यूपीआई मोमेंट फॉर एनर्जी आखिर है क्या। फिर हम इंडिया एनर्जी स्टैक के पूरे आर्किटेक्चर को डीकोड करेंगे। इसके 5 फाउंडेशनल पिलर्स को एकदम डिटेल में जानेंगे। देखेंगे कि इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा और आखिर में इसे विकसित भारत के बिग पिक्चर से जोड़कर भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द यूपीआई मूवमेंट फॉर एनर्जी। देखिए, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई है। और इसे लीड कौन कर रहे हैं? नंदन नीलेकर्णी। जी हाँ, वही विजनरी जिन्होंने आधार और इंडिया स्टैक्स की नींव रखी थी। उनका इस प्रोजेक्ट से जुड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि ये इनिशिएटिव कितना सीरियस और इम्पॉर्टेंट है। और शायद इसी वजह से एक्सपर्ट्स इसे एनर्जीज यूपीआई मूवमेंट कह रहे हैं। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इंडिया एनर्जी स्टैक, जिसे हम आगे आईईएस कहेंगे, असल में है क्या चीज? ओके, सो टेक्निकली आईईएस एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी डीपीआई। अब आप पूछेंगे डीपीआई क्या है? तो डीपीआई को आप ऐसे समझिए जैसे सरकार ने एक डिजिटल हाईवे बना दिया हो जिस पर कोई भी कंपनी अपनी इनोवेशन की गाड़ी चला सकती है। जैसे यूपीआई पेमेंट्स के लिए एक डीपीआई है, तो आईईएस को हमारे मौजूदा पावर ग्रिड के ऊपर एक डिजिटल लेयर की तरह बनाया जा रहा है। इसका मकसद है पूरे एनर्जी सेक्टर को, जहां से बिजली बनती है वहां से लेकर जहां हम उसे कंज्यूम करते हैं, आपस में जोड़ना, ताकि अलग अलग सिस्टम्स एक दूसरे से सीमलेसली बात कर सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम ये सब कुछ स्क्रैच से शुरू नहीं कर रहे हैं। हमारे पास इंडिया स्टैक का एक प्रूवन सक्सेसफुल मॉडल पहले से ही है। देखिए, जैसे आधार ने हमें एक डिजिटल आइडेंटिटी दी, यूपीआई ने पेमेंट्स को डिजिटाइज किया, वैसे ही इंडिया एनर्जी स्टैक का लक्ष्य है एनर्जी सेक्टर को डिजिटाइज करना। इसका फोकस 3 चीजों पर होगा: हर कंज्यूमर, हर एनर्जी एसेट जैसे कि ट्रांसफार्मर या मीटर, और हर ट्रांजैक्शन को एक डिजिटल पहचान देना। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल सवाल पर कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करेगा, इसके कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। और हाँ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आपके जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी आता है, ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पे क्लोज अटेंशन। ये हैं वो 5 पिलर्स जिनके ऊपर इंडिया एनर्जी स्टैक की पूरी इमारत खड़ी होगी। पहला है यूनिक आइडेंटिफायर्स, दूसरा कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग, तीसरा ओपन एपीआईज, चौथा यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म या यूआईपी, और आखिर में 5वां पिलर है कंज्यूमर एम्पावरमेंट टूल्स। चलिए एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और फाउंडेशनल पिलर है यूनिक आइडेंटिफायर्स। जरा सोचिए, अगर हर कंज्यूमर को, हर ट्रांसफार्मर को, हर मीटर को, यहां तक कि हर बिजली के खंभे को एक यूनिक डिजिटल आधार नंबर मिल जाए तो क्या होगा? इससे आएगी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हमें प्रिसाइसली पता होगा कि बिजली की एक यूनिट कहां बनी, किस रास्ते से गुजरी और आखिर में किसने इस्तेमाल की। ये भारत के पावर सेक्टर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक, यानी एटीएनसी लॉसेस को रोकने के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब देखिए, इतना बड़ा डिजिटल सिस्टम जाहिर सी बात है मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा जनरेट करेगा। यहीं पर दूसरा पिलर कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग का प्रिंसिपल एक शील्ड की तरह काम करता है। ये इंश्योर करता है कि आपका डेटा आपकी परमिशन के बिना कोई भी यूज ना कर सके। ये परमिशन्ड है, सिक्योर है और प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता है। और यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में ये सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क पुट्टास्वामी जजमेंट, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना गया और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के प्रिंसिपल्स के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। अब आते हैं आईईएस के शायद सबसे रेवोल्यूशनरी हिस्से पर, ओपन एपीआईज। एपीआई, ये शब्द सुनने में टेक्निकल लगता है, राइट? चलिए इसे एक रेस्टोरेंट के सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप सीधे किचन में जाकर अपना ऑर्डर नहीं देते, राइट?
आप वेटर को बुलाते हैं, वेटर आपका ऑर्डर लेता है, किचन तक ले जाता है और फिर खाना आप तक लाता है। यहाँ वो वेटर ही एपीआई है। वो एक सिस्टम से आपकी रिक्वेस्ट लेकर दूसरे सिस्टम तक जाता है और वहां से डेटा लेकर वापस आता है। और इन एपीआईज को ओपन बनाने का मतलब है कि ये एक्सेस सबके लिए, हर इनोवेटर के लिए अवेलेबल होगा। इससे क्या होगा? इससे इनोवेशन का एक फ्लड गेट खुल जाएगा। नए स्टार्टअप्स, नए डेवलपर्स कंज्यूमर सेंट्रिक एनर्जी ऐप्स बना पाएंगे। सोचिए, ठीक वैसे ही जैसे यूपीआई के ओपन एपीआईज ने एक फिनटेक एवोल्यूशन को जन्म दिया, वैसे ही आईएसएस एक एनर्जी टेक रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर सकता है। अगर आईओएस एक शरीर है तो यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी यूआईपी इसका दिमाग है। ये एक स्मार्ट एनालिटिक्स टूल है जो आईओएस से मिले रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालेगा। ये डिस्कॉम्स को यानी बिजली बांटने वाली कंपनियों को बेहतर प्लानिंग करने और ग्रिड में आने वाले फॉल्ट्स को पहले से पहचानने में मदद करेगा। इससे डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल हेल्थ सुधरेगी, जो यूडीआई स्कीम के बाद भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और आखिर में इन सब टेक्निकल चीज़ों का फ़ायदा हम जैसे आम आदमी को कैसे मिलेगा? वो मिलेगा 5वें पिलर से, कंज्यूमर एम्पावरमेंट टूल्स। ये आपको एक पैसिव बिल पेयर से एक एक्टिव, इन्फॉर्म्ड एंड एम्पावर्ड मार्केट पार्टिसिपेंट में बदल देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास ऐसे डिजिटल ऐप्स और सर्विसेज होंगे जिनसे आप एज अ कंज्यूमर अलग अलग एनर्जी प्रोवाइडर्स की सर्विसेज और रेट्स को कंपेयर कर सकेंगे। आप आसानी से अपने सप्लायर स्विच कर सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी काम करती है। आप ग्रीन एनर्जी मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, जैसे अपनी छत पर लगे सोलर पैनल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को बेचना। तो हमने समझ लिया कि आईएएस क्या है और ये काम कैसे करेगा, पर अब सवाल है, सो व्हाट? इससे आखिर बदलेगा क्या? जब ये जमीन पर उतरेगा तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, ये आउटकम्स एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हैं, एक के बाद एक। सबसे पहले यूनिक आईडीज से आएगी ट्रांसपेरेंसी। इससे बिलिंग साफ सुथरी होगी और एनर्जी फ्लो क्लियर होगा। ट्रांसपेरेंसी से आएगी एफिशिएंसी, डिस्कॉम्स बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। बेटर एफिशिएंसी से पैदा होगी कंज्यूमर चॉइस। आपको अपना प्रोवाइडर चुनने की आज़ादी मिलेगी। ये चॉइस आगे बढ़ाएगी ग्रीन ट्रांजिशन को, क्योंकि रिन्यूएबल्स को ट्रैक करना और अडॉप्ट करना आसान हो जाएगा। और इन सब की नींव पर खड़ा होगा एक नया इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन, यानी एनर्जी ऐप्स और सर्विसेज की एक पूरी नई दुनिया। लेकिन आईएएस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। जब हम थोड़ा जूम आउट करके इसकी बिग पिक्चर देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये भारत के बड़े नेशनल गोल्स से सीधे तौर पे जुड़ा है। ये विकसित भारत के विजन का एक फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक है। देखिए कैसे आईईएस आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करता है, क्योंकि इससे एक होम ग्रोन यानी स्वदेशी एनर्जी टेक इकोसिस्टम बनेगा। ये हमारे नेट जीरो बाय 2070 के क्लाइमेट टारगेट के लिए नॉन नेगोशिएबल है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक स्मार्ट डिजिटल बैकबोन एब्सोल्युटली जरूरी है। और आखिर में ये विकसित भारत एट 2047 के सपने को साकार करने में मदद करेगा, क्योंकि एक डेवलप्ड इंडिया के लिए वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक शर्त है, कोई ऑप्शन नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे इनिशिएटिव को इस कोट से बेहतर समराइज किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, दिस इज अ वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी टू रीइमेजिन द एंटायर पावर सेक्टर थ्रू द मॉडर्न लेंस ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ पुराने सिस्टम को ठीक करने के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट रीइमेजिनिंग, उसकी कल्पना एक नए सिरे से करने के बारे में है। और मैं आज आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जिस तरह यूपीआई ने देश के हर नागरिक तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाकर फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक रियलिटी बनाया, क्या इंडिया एनर्जी स्टैक उसी तरह एनर्जी इंक्लूजन का जरिया बन पाएगा? एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक के पास न सिर्फ बिजली की अवेलेबिलिटी हो, बल्कि अफोर्डेबिलिटी भी हो, रिलायबिलिटी हो और सबसे बढ़कर अपनी पसंद की क्लीन एनर्जी चुनने का अधिकार भी हो। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार और दी एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज में एक ऐसी स्कीम को डिकोड करने जा रहे हैं जो इंडिया के इंडस्ट्रियल फ्यूचर और क्लाइमेट गोल्स दोनों के लिए आप मान के चलिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। और हाँ, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जीएस पेपर 3 जहां इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का इंटरसेक्शन आता है, तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है। हम बात कर रहे हैं एडीईटी स्कीम की। तो चलिए फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम इस सफ़र में क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्कीम के बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से, फिर इसके कोर मिशन को समझेंगे कि आखिर एमएसएमईज ही क्यों फोकस में है। इसके बाद हम इसके सपोर्ट मैकेनिज्म को, यानी ये काम कैसे करती है, उसको डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे।
इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे और आखिर में इस स्कीम को इंडिया के बड़े ग्रीन इंडस्ट्रियल फ्यूचर के विजन से जोड़कर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। आखिर ये AD-AD स्कीम है क्या और इसकी नींव किन गवर्नमेंट बॉडीज ने रखी है? लेट्स फाइंड आउट। ओके, सबसे पहले इसके नाम को ही डिकोड करते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं UPSC प्रीलिम्स में फुल फॉर्म्स अक्सर पूछे जाते हैं। ADT का पूरा नाम है असिस्टेंस फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। ये दो प्रमुख संस्थाओं का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। पहला मिनिस्ट्री ऑफ पावर और दूसरा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि BEE। अब यहाँ एक प्रीलिम्स का फैक्ट नोट करना बहुत ज़रूरी है। जो BEE है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत बनाया गया था। अब स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इससे पार्लियामेंट के एक एक्ट से पावर मिलती है, जिससे ये एनर्जी एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज़ को देश भर में इम्प्लीमेंट कर पाती है। अब आते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, वाई? इस स्कीम को लॉन्च करने की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, किसी भी पॉलिसी को समझने के लिए उसका रैशनल या उद्देश्य जानना मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक सॉलिड बेस तैयार करता है। तो इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स को आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहला, MSMEs में एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना। ऐसा इसलिए क्योंकि MSMEs हमारी इकोनॉमी की तो बैकबोन है, पर कलेक्टिवली वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं। और सच तो ये है कि उनके पास हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली नई टेक्नोलॉजी अपनाने के रिसोर्सेज ही नहीं होते। दूसरा, ये स्कीम शॉर्टकट अप्रोच नहीं बल्कि एक टारगेटेड अप्रोच फॉलो करती है। इसका फोकस 14 की सेक्टर्स के 60 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पर है। ये वो क्लस्टर्स हैं जहां एनर्जी कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, जैसे कि टेक्सटाइल, फाउंड्री, केमिकल्स, जहां पर थोड़ी सी एफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। तीसरा चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं इस स्कीम की आत्मा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल हैंड होल्डिंग। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि MSMEs के सामने सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि टेक्निकल नो हाउ की भी कमी होती है। और आखिर में मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार का पैसा सही जगह यूज हो रहा है और जमीन पर सच में एनर्जी सेविंग्स हो भी रही हैं या नहीं, जिसका डेटा आगे की पॉलिसीज के लिए काम आ सके। और यहाँ एक और क्रूशल फैक्चुअल डिटेल है जो आपके प्रीलिम्स के नोट्स के लिए सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम 3 साल की अवधि के लिए डिजाइन की गई है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से शुरू होकर 2027-28 तक चलेगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इस स्कीम के इंजन रूम में चलते हैं और समझते हैं कि ये सपोर्ट MSMEs तक आखिर पहुंचाया कैसे जाता है। व्हाट आर द एक्चुअल मैकेनिक्स बिहाइंड इट? इस स्कीम का पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर आप देखेंगे 3 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ है। पहला है इंटरेस्ट सबवेंशन, जो फाइनेंशियल बैरियर को तोड़ता है। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट सपोर्ट, जो टेक्निकल बैरियर को तोड़ता है। और तीसरा है प्रमोशन एंड अवेयरनेस, जो इन्फॉर्मेशन बैरियर को तोड़ता है। आइए अब इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। इस स्कीम का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो काफ़ी सूझबूझ से बनाया गया है। यहाँ डायरेक्ट सब्सिडी या ग्रांट नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट सबवेंशन का इस्तेमाल किया गया है। इसका आसान भाषा में मतलब है कि जब एक MSME एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के लिए बैंक से लोन लेगी तो उसके इंटरेस्ट रेट का एक हिस्सा सरकार चुकाएगी। सिंपल। इससे MSME पर लोन का बोझ कम हो जाता है और उसमें भी एक डिफरेंशिएटेड अप्रोच है। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को 5% की सबवेंशन मिलेगी, जबकि मीडियम एंटरप्राइजेस को 3%। ये इसलिए ताकि जो सबसे छोटे उद्योग हैं, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें सबसे ज्यादा मदद मिल सके। ये प्रोग्रेसिव सपोर्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प से कहीं आगे है। स्टेप 1 है IGA, यानी इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट्स। देखिए, ये कोई मामूली ऑडिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का मतलब है कि ये एक ऐसी डिटेल्ड टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस है जो बताती है कि टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न आएगा और कितने साल में पैसा रिकवर होगा। बेसिकली ये एक बैंकेबल रिपोर्ट होती है जो लोन लेने में भी मदद करती है। स्टेप 2 है DPRs, यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने में मदद करना। और स्टेप 3 है MRV, यानी टेक्नोलॉजी लगने के बाद ये वेरीफाई करना कि जो एनर्जी सेविंग्स प्रॉमिस की गई थी वो सच में हो भी रही है या नहीं। ये पूरा प्रोसेस एक एंड टू एंड हैंड होल्डिंग मॉडल है। और तीसरा पिलर
जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है वो है प्रमोशन एंड अवेयरनेस। आप सोचिए, कोई भी स्कीम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसके बेनिफिशरीज को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है तो वो फेल हो जाती है, राइट? इसलिए 60 आइडेंटिफाइड क्लस्टर्स में मास अवेयरनेस कैंपेन्स और लोकल इंडस्ट्री बॉडीज के साथ पार्टनरशिप की जाएगी ताकि जानकारी हर एमएसएमई तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे। हमने देख लिया कि स्कीम क्या है और ये कैसे काम करती है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका लाभ कौन उठा सकता है? आइए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर गौर करते हैं। इसके लिए 3 बुनियादी शर्तें हैं। पहला, यूनिट का एक रजिस्टर्ड एमएसएमई होना जरूरी है। दूसरा, उसके पास एक वैलिड उद्यम आईडी होना चाहिए जो एमएसएमईज के लिए एक यूनिक पहचान पत्र की तरह है और फॉर्मलाइजेशन को भी बढ़ावा देता है। और तीसरी शर्त इसकी टारगेटेड नेचर को दिखाती है। यूनिट को उन 60 पहचाने गए एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में से ही किसी एक में स्थित होना चाहिए। और अब आते हैं इस नंबर पर, 10%। ये एक बेहद महत्वपूर्ण टेक्निकल कंडीशन है। बेसिक कंडीशंस के अलावा हर एमएसएमई को ये डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि जिस नई टेक्नोलॉजी को वो अपना रहे हैं उससे उनकी एनर्जी सेविंग कम से कम मिनिमम 10% होगी। ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि स्कीम का फोकस केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर रहे जो वाकई में इम्पैक्टफुल हैं और असली बदलाव ला सकते हैं। अब तक हमने स्कीम की बारीकियों को समझा है। अब वक्त है इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करके इसकी बिग पिक्चर सिग्निफिकेंस को समझने का। आखिर ये स्कीम इंडिया के नेशनल गोल्स के लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये कोट इस स्कीम के विजन को बिल्कुल साफ बयान करता है। इसमें 3 कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए, टाइमली, ट्रांसफॉर्मेटिव और फ्यूचर रेडी। टाइमली क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज के एक क्रिटिकल दौर से गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एमएसएमईज की पूरी सोच को बदल रही है। और फ्यूचर रेडी क्योंकि ये उन्हें आने वाली ग्रीन इकोनॉमी के लिए तैयार कर रही है जहां एफिशिएंसी ही सर्वाइवल का दूसरा नाम होगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के की टेकअवेज क्या हैं जिन्हें आप अपने मेंस के कंक्लूजन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? पहला, ये स्कीम एमएसएमईज को एम्पावर करती है जिससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है। दूसरा, ये इंडिया के सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाथ को मजबूत करती है जहां हम इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में एक बैलेंस बनाते हैं। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये इंडिया के नेशनल क्लाइमेट गोल्स जैसे कि हमारे NDCs यानी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस और पंचमृत लक्ष्यों को हासिल करने में सीधा योगदान देती है। और अब मैं आपको एक विचार प्रेरक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या ADET जैसी टारगेटेड और हैंड होल्डिंग बेस्ड स्कीम्स जिसमें फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट का इतना बेहतरीन संगम है, आने वाले समय में इंडिया की ग्रीन इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट बन सकती हैं? इस पर जरूर सोचिए। अगले एक्सप्लेनेशन में मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी में इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं, और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी FI इंडेक्स ऐसा ही एक टॉपिक है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस इंडेक्स को बिल्कुल स्क्रैच से पूरी तरह से डिकोड करेंगे ताकि एग्जाम में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपका ना छूटे। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 64.2। अब आप सोचेंगे कि ये बस एक नंबर है, राइट? लेकिन नहीं, ये RBI का लेटेस्ट FI इंडेक्स स्कोर है मार्च 2024 तक का, और ये नंबर अकेले ही इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बयान करता है। चलिए आज इसी नंबर के पीछे की कहानी, इसके अहम मायने और यूपीएससी के लिए इसकी इंपॉर्टेंस को गहराई से समझते हैं। तो आखिर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स या FI इंडेक्स है क्या चीज? बहुत सिंपल शब्दों में इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने बनाया है। इसका मकसद है ये नापना कि देश में फाइनेंशियल सर्विसेज यानी बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आम आदमी तक कितनी पहुंच रही हैं। इसका एक स्केल है 0 से लेकर 100 तक। सोचो, अगर स्कोर 0 है मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, कोई इंक्लूजन नहीं, और अगर 100 है तो इसका मतलब है फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। और ये देखिए, ये कोई एक साल की कहानी नहीं है, एक ट्रेंड है। 2021 में ये स्कोर था 56.4, जो 2023 में बढ़कर 60.1 हो गया, और अब 2024 में ये 64.2 पर पहुंच गया है। ये जो कंसिस्टेंट ग्रोथ है ना, ये दिखाता है कि सरकार और RBI के एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन लगातार स्टेडली बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। ओके, अब आते हैं कुछ सुपर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर जो सीधे सीधे प्रीलिम्स के लिए क्रूशल है।
पहला, इसे आरबीआई ने बनाया है। दूसरा, 2021 में पहली बार पब्लिश हुआ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जहां यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है वो है इसका की कैरेक्टरिस्टिक। इसका कोई बेस ईयर नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये इंडेक्स किसी पिछले साल से कंपेयर नहीं करता, बल्कि हर साल की ओवरऑल क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस को मेजर करता है। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? हम इस टॉपिक को 4 हिस्सों में कवर करेंगे। पहले एफआई इंडेक्स के कंपोनेंट्स को समझेंगे, यानी इसे डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना के गेम चेंजिंग रोल को देखेंगे। उसके बाद यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आखिर में कंक्लूजन और आगे की राह पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। अब हम एफआई इंडेक्स को डीकंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। किसी भी इंडेक्स को ठीक से समझने के लिए उसके कंपोनेंट्स यानी उसके पिलर्स को जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये स्लाइड दोस्तों फाइंडेक्स का पूरा डीएनए है। इसके 3 पिलर्स हैं। एक्सेस जिसका वेटेज है 35%, यूसेज जिसका वेटेज है 45% और क्वालिटी जिसका वेटेज है 20%। एक चीज़ पे गौर कीजिए, सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है? यूसेज को। आरबीआई यहाँ एक क्लियर मैसेज दे रहा है, सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना ही काफ़ी नहीं है, उनका इस्तेमाल होना, उनका एक्टिव होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके मेंस आंसर के लिए एक की इनसाइट है। तो पहला पिलर है एक्सेस। इसका सिंपल मतलब है क्या फाइनेंशियल सर्विसेज आप तक पहुंच पा रही हैं। इसमें देखा जाता है कि देश में बैंक ब्रांचेस और एटीएम्स का नेटवर्क कैसा है, क्या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रहे हैं और क्या लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है ताकि वो डिजिटल बैंकिंग यूज कर सकें। ये बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आते हैं सबसे हैवी वेट पिलर पर, यूसेज, जिसका वेटेज जैसा हमने देखा 45% है। यहाँ आरबीआई ये देखता है कि लोग फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्टिवली यूज कर भी रहे हैं या नहीं। जैसे यूपीआई से कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लोग सेविंग्स अकाउंट्स में पैसा जमा कर रहे हैं या नहीं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल कितना हो रहा है। असली फाइनेंशियल इंक्लूजन यहीं से पता चलता है। और हमारा तीसरा पिलर है क्वालिटी, जिसका वेटेज 20% है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये देखता है कि जो सर्विसेज मिल रही हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी है ताकि वो सही डिसीजन ले सकें, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है, क्या चार्जेस ट्रांसपेरेंट हैं, और सबसे ज़रूरी, अगर कोई शिकायत है तो क्या उसके समाधान के लिए कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म है। सस्टेनेबल इंक्लूजन के लिए ये पिलर क्रिटिकल है। तो हमने इंडेक्स की थ्योरी तो समझ ली, लेकिन इस स्कोर को ऊपर कौन ले जा रहा है? यहाँ एंट्री होती है उस स्कीम की जिसने इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन की तस्वीर ही बदल दी, प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी पीएमजेडीवाई। आप देख सकते हैं एफआई इंडेक्स के स्कोर को बढ़ाने में इन गवर्नमेंट इंटरवेंशंस का बहुत बड़ा हाथ है। पीएमजेडीवाई ने मास बैंक अकाउंट ओपनिंग को पॉसिबल बनाया। यूपीआई और आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को इतना आसान कर दिया। पीएम स्वनिधि ने स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट एक्सेस दिया और आरबीआई और सेबी के कैंपेन्स ने फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाया है। 52 करोड़, एक बार इस नंबर को प्रोसेस कीजिए। 2024 तक पीएमजेडीवाई के तहत 52 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। ये स्कीम के मैसिव स्केल को दिखाता है। इसने सीधे सीधे एफआई इंडेक्स के एक्सेस पिलर को एक जबरदस्त बूस्ट दिया है और देश के हर कोने में बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाया है। और इस कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा ये है, इन 52 करोड़ अकाउंट्स में से 55% से ज्यादा अकाउंट्स महिलाओं के हैं। ये विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। जब आप मेंस में जेंडर जस्टिस या इंक्लूसिव ग्रोथ पर लिखेंगे तो ये डेटा पॉइंट आपके आंसर में जान डाल देगा। चलिए अब इस सारी नॉलेज को एग्जाम हॉल में लेकर चलते हैं। आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, जहां हम इस नॉलेज को सीधे यूपीएससी एग्जाम से जोड़ेंगे। देखते हैं कि इस टॉपिक से प्रीलिम्स में कैसा सवाल पूछा गया है। ये सवाल सीधे प्रीलिम्स 2015 के पेपर से है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस लिए लॉन्च की गई है। ऑप्शंस हैं हाउसिंग लोन्स देने के लिए, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए, देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये दिखाता है कि यूपीएससी आपसे मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स का कोर ऑब्जेक्टिव यानी स्कीम का क्यों सीधा सीधा पूछता है।
इसलिए किसी भी योजना को पढ़ते वक्त उसके मूल उद्देश्य को समझना सबसे जरूरी है। तो अब तक हमने प्रोग्रेस देख ली, एग्जाम का पैटर्न समझ लिया, पर अब आगे क्या? मेंस के लिए एक बैलेंस्ड, एक न्यूआंस्ड आंसर लिखने के लिए प्रोग्रेस और चैलेंजेस दोनों को समझना जरूरी है। तो एक तरफ है प्रोग्रेस, हमारा 5 इंडेक्स स्कोर लगातार बढ़ रहा है, फिनेंस डेमोक्रेटाइज हो रहा है और वुमेन्स इंक्लूजन स्ट्रांग है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। रूरल और अर्बन एरियाज के बीच रीजनल गैप्स अभी भी मौजूद हैं। डिजिटल लिटरेसी को और गहरा करने की ज़रूरत है और सर्विस क्वालिटी, खासकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ग्रीवेंस रिड्रेसल को और बेहतर करना होगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? क्रक्स ये है कि एक्सेस का गेट तो हमने खोल दिया है, उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब फोकस यूसेज और क्वालिटी पे शिफ्ट करना होगा ताकि ट्रूली इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। सिर्फ बैंक अकाउंट होना काफ़ी नहीं है, उसका एक्टिव यूज़ और बेहतर सर्विस क्वालिटी ही फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे जाकर मीनिंगफुल बनाएगी। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। सोचिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इंडिया का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या हमें टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी पर, या पॉलिसी में कुछ नए बदलाव लाने चाहिए? इस पर सोचिए, क्योंकि यही क्रिटिकल थिंकिंग आपको मेंस में एक आउटस्टैंडिंग आंसर लिखने में मदद करेगी। अगले एक्सप्लेनर तक कीप लर्निंग में मदद करेगी। अगले एक्सप्लेनर तक कीप लर्निंग। चलिए आज एक ऐसी रिपोर्ट को डिकोड करते हैं जो ग्लोबल हेल्थ और पॉलिसी की नब्ज पकड़ती है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2025, जिसे हम आम भाषा में सोफी रिपोर्ट कहते हैं। और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए एक गोल्ड माइन है। जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस हो या जीएस पेपर 3 में फूड सिक्योरिटी, यहाँ से आपको डायरेक्ट पॉइंट्स मिलेंगे। तो आइए इसकी हर परत को खोलकर देखते हैं। सबसे पहला सवाल, इस रिपोर्ट पर भरोसा क्यों करें? ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, इसे यूएन की 5 पावर हाउस एजेंसीज मिलकर तैयार करती हैं। सोचिए, FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO सब एक साथ आई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका डेटा रॉक सॉलिड है। जब आप अपने मेंस आंसर में इन एजेंसीज का नाम लेकर इस रिपोर्ट को कोट करते हैं ना, तो आपके आर्ग्यूमेंट का वजन ही बढ़ जाता है। ओके, तो हम इसको कैसे समझेंगे? सिंपल, हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले एक ग्लोबल पिक्चर, फिर कुछ शॉकिंग नंबर्स, उसके बाद हम जूम इन करेंगे इंडिया पर, फिर देखेंगे कि पॉलिसीज क्या कर रही हैं, और लास्ट में इस रिपोर्ट का सबसे पावरफुल मैसेज क्या है। सिंपल सा रोड मैप है, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। आप इस रिपोर्ट को ना पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी का एक एनुअल हेल्थ चेकअप मान लीजिए। और ये चेकअप हो रहा है एक ऐसे वक्त में जब दुनिया 3 बड़े सी से लड़ रही है, क्लाइमेट स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट और अचानक आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये रिपोर्ट बेसिकली इन सब चीज़ों का हमारे खाने पीने के सिस्टम पर, हमारे फूड सिस्टम्स पर क्या असर पड़ रहा है उसकी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर देती है। ओके, कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, यानी उन आंकड़ों पर जो इस पूरी कहानी को बयां करते हैं। और आप जानते हैं यूपीएससी में डेटा के बिना बात नहीं बनती, डेटा ही आपके आंसर में जान डालता है। तो चलिए कुछ हार्ड फैक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहला, अ शॉकिंग नंबर, 735 मिलियन, 750 करोड़ लोग। ये वो लोग हैं जो 2024 में क्रॉनिक हंगर से जूझ रहे थे। मतलब उन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरी कैलोरीज तक नहीं मिल पा रही थी, वो भी लंबे समय तक। इसको ऐसे सोचिए, अगर आप 11 लोगों के कमरे में हैं तो उनमें से एक व्यक्ति भूखा है। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये नंबर साफ साफ बता रहा है। हाँ, एक छोटी सी गुड न्यूज़ है, पिछले साल ये नंबर 740 मिलियन था, तो बस थोड़ा सा सुधार हुआ है। लेकिन यहाँ एक बट है। रिपोर्ट कहती है कि ये जो प्रोग्रेस है ना, ये फ्रैजाइल है, कांच की तरह नाजुक और बहुत स्लो है। इसका मतलब सीधा सा है, एक और ग्लोबल झटका, जैसे कोई नई महामारी या कोई बड़ा युद्ध, और ये सारी मेहनत पानी में मिल सकती है। अभी तक तो हम सिर्फ क्रॉनिक हंगर की बात कर रहे थे, लेकिन पिक्चर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये नंबर देखिए, 2.3 बिलियन, यानी 230 करोड़ लोग। ये वो लोग हैं जो फूड इनसिक्योर हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनको ये टेंशन रहती है कि अगले टाइम का खाना कहाँ से आएगा, या हो सकता है खाना मिल तो रहा हो पर उसकी क्वालिटी से, उसकी क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा हो। सोचो, दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन इस हालत में जी रही है। तो ये लोग हैं कहाँ? ये चार्ट देखिए, बिल्कुल साफ दिख रहा है। पूरी दुनिया के जितने भी अंडरनरिश्ड लोग हैं, उनमें से 90% सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स में हैं, एशिया और अफ्रीका।
इसका मतलब यही इस क्राइसिस के हॉटस्पॉट्स हैं, एपिसेंटर्स हैं। और जाहिर सी बात है, अगर प्रॉब्लम यहाँ है तो सोल्यूशन का फोकस भी यही होना चाहिए। और जब भी भूखमरी की बात होती है, इसका सबसे दिल दहलाने वाला असर बच्चों पर होता है। पहला है स्टंटिंग। सिंपल भाषा में उम्र के हिसाब से हाइट कम रह जाना। 140 मिलियन बच्चे इससे प्रभावित हैं। और ये सिर्फ हाइट की बात नहीं है, ये उनके दिमाग के विकास, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर एक परमानेंट चोट है। फिर आता है वेस्टिंग, मतलब हाइट के हिसाब से वजन का बहुत ही कम होना। ये एक्सट्रीम मेलन्यूट्रिशन का सिग्नल है। और अब तीसरा, जो एक अजीब सा पैराडॉक्स है, एक तरफ लोग भूखे हैं और दूसरी तरफ ओवरवेट और ओबेसिटी बढ़ रही है, खासकर शहरी गरीबों में जो मजबूरी में सस्ता प्रोसेस्ड अनहेल्दी खाना खाते हैं। चलिए, अब सेक्शन 3 में अपने लेंस को ग्लोबल से नेशनल पर लाते हैं। लेट्स जूम इनटू इंडिया। और इंडिया पर फोकस करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम इतने बड़े देश हैं कि हमारे यहाँ के नंबर्स पूरे ग्लोबल एवरेज को हिला देते हैं। सिंपल सी बात है, जब तक इंडिया में स्थिति नहीं सुधरेगी, दुनिया में नहीं सुधरेगी। तो सबसे पहले देखते हैं अंडर नरिशमेंट रेट। इंडिया का रेट है 15.8% और ग्लोबल एवरेज कितना है? लगभग 9%। तो आप देख सकते हैं, एक सीधा साधा कंपैरिजन दिखाता है कि हम ग्लोबल एवरेज से कितना पीछे हैं। हाँ, हमने प्रोग्रेस किया है, नो डाउट, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है। ये डेटा पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। इंडिया की फूड सिक्योरिटी पर कोई भी आंसर लिखना हो, ये एक जबरदस्त ओपनिंग स्टेटमेंट बन सकता है। अब जो नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो इस पूरी रिपोर्ट का शायद सबसे अलार्मिंग स्टैटिस्टिक है, एटलीस्ट इंडिया के लिए। चाइल्ड वेस्टिंग, जिसे हम सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन भी कहते हैं, इसका प्रेवलेंस इंडिया में 17.3% है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक नेशनल इमरजेंसी है। इसका मतलब है कि हमारे लाखों बच्चे कुपोषण की उस स्टेज पर हैं जहां उनकी जिंदगी दांव पर लगी है। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको बिल्कुल घोट के पी जाना है, खासकर मेंस के लिए। द ट्रिपल बर्डन ऑफ मैलन्यूट्रिशन। इंडिया इस ट्रिपल बर्डन यानी इस तिहरे बोझ से जूझ रहा है। अजीब बात यह है कि ये तीनों समस्याएं एक ही वक्त पर, एक ही सोसाइटी में और कभी-कभी तो एक ही घर में मौजूद हैं। पहला बोझ अंडर न्यूट्रिशन यानी स्टंटिंग और वेस्टिंग। दूसरा बोझ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मतलब शरीर में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स जैसे आयरन या विटामिन ए की कमी। और तीसरा बोझ ओवरवेट एंड ओबेसिटी। आप सोचिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए ये कितना कॉम्प्लेक्स चैलेंज है कि एक ही टाइम पर तीनों से लड़ना है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सवाल उठता है कि किया क्या जा रहा है? इससे निपटने के लिए हमारे पास क्या हथियार हैं? यहीं से हम एंटर करते हैं सेक्शन 4 में, जहां हम बात करेंगे उन पॉलिसीज की जो इस लड़ाई में फ्रंट लाइन पर हैं, इंडिया में भी और ग्लोबल लेवल पर भी। देखिए, इंडिया ने इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए काफ़ी मजबूत सेफ्टी नेट्स बिछाए हैं। फॉर एग्जाम्पल PMGKAY, जिसके जरिए फ्री अनाज मिलता है। फिर हमारी फाउंडेशनल स्कीम है ICDS, जो बच्चों के शुरुआती विकास पर काम करती है। और इन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए है हमारा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी पोषण अभियान। हाँ, इनके होते हुए भी चैलेंजेस हैं, लेकिन सोचिए, अगर ये स्कीम्स ना होती तो हालत क्या होती? और अच्छी बात यह है कि हमारी पॉलिसीज अब और स्मार्ट और टारगेटेड हो रही हैं। जैसे पोषण 2.0, ये अब स्पेसिफिकली एडोलेसेंट गर्ल्स और माओं के न्यूट्रिशन पर फोकस कर रहा है, क्योंकि ये लाइफ साइकिल अप्रोच है। स्वस्थ माँ तो स्वस्थ बच्चा। और सिर्फ खाना देना ही काफ़ी नहीं है, सही खाना देना ज़रूरी है। इसलिए मिलेट मिशन जैसे इनिशिएटिव्स हैं, ये न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। मिलेट्स, जो हमारे ट्रेडिशनल अनाज हैं, वो न्यूट्रिशन का पावर हाउस हैं। ओके, तो ये हुई इंडिया की बात। अब एक बार फिर से ग्लोबल पिक्चर पर जूम आउट करते हैं। आगे का क्या प्लान है? जो आने वाला UN फूड समिट है 2025 का, उसका फोकस 3 की एरियाज पर है। पहला, सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, यानी खेती ऐसे करो कि हमारी जमीन बर्बाद ना हो। दूसरा, एग्रो इकोलॉजी, यानी नेचर के साथ मिलकर खेती करना। और तीसरा, फेयर ट्रेड, यानी छोटे किसानों को उनकी फसल का सही पैसा मिले। चलिए, अब आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे आखिरी और मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल सेक्शन पर। ये इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ है, एक ऐसा मैसेज जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सोचने के लिए है। रिपोर्ट एक लाइन कहती है और वो लाइन सब कुछ कह जाती है। हंगर इज अ पॉलिसी चॉइस, नॉट इनएविटेबिलिटी। भूख अनिवार्य नहीं है, ये हमारी पॉलिसीज का, हमारे चुनावों का नतीजा है। इस लाइन को आप अपने एसए, GS2, GS3, एथिक्स कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है, दुनिया के पास इतना खाना है कि कोई भूखा ना सोए। अगर लोग फिर भी भूखे हैं तो गलती अनाज में नहीं, हमारी नीतियों में है।
तो इसका सल्यूशन क्या है? अगर हमें SDG 2 यानी ज़ीरो हंगर का सपना पूरा करना है, तो रिपोर्ट कहती है हमें इक्विटी लेड एक्शंस लेने होंगे। यहाँ पर इक्विटी वर्ड पर ध्यान दीजिए। इक्वालिटी नहीं, इक्विटी, यानी सबको एक जैसा नहीं, जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतनी मदद। हमारी पॉलिसीज़ को सबसे कमज़ोर, सबसे पिछड़े इंसान को सबसे पहले देखना होगा। तो बॉटम लाइन क्या है? रिपोर्ट साफ कहती है कि एक ऐसी दुनिया पॉसिबल है जहां कोई भूखा ना हो। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, सब कुछ है। सवाल सिर्फ एक है, हम चुनते क्या हैं? एक सोसाइटी के तौर पर, एक देश के तौर पर, एक दुनिया के तौर पर हम क्या चॉइसेस बनाते हैं? इसी सवाल पर मैं आपको छोड़ती हूँ। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में।